तो दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किन परिस्थितियों में वास्तविक गैस आदर्श गैस समीकरण का लगभग पालन करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, उच्च ताप और कम ताप। तो देखिए, उच्च ताप और कम ताप परिस्थितियों में वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार एक गैस के तापमान और आयतन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आदर्श गैस समीकरण होता है पी बराबर एन आर टी। ठीक है, पी बराबर एन आर टी। पी दाब है, बी आयतन है, आर जो है गैस स्थिरांक है, टी तापमान है और एन जो है मोलों की संख्या है। आदर्श गैस समीकरण जो है तभी अच्छी तरह से कार्य करता है जब गैस अणुओं के बीच आणविक आकर्षण नगण्य होता और गैस अणु संपूर्ण आयतन के एक महत्वपूर्ण भाग को ग्रहण नहीं करते। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है क्रम ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है? 112 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी F2O3 H2O2 और NaOCl क्रम जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार हैं। जैसे F2O की यदि बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है 2, और उसके बाद देखिए 2 × -1 + x, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो है तो x का मान कितना निकलेगा 2। उसके बाद देखिए O3 का कितना होगा, तो x बराबर जो है O3 का हो जाएगा x बराबर +2। ऑक्सीजन का क्या होता है +2। उसमें H2O2 की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 2 × +1, ठीक है, अब +2 × x बराबर 0। तो x का मान यहाँ से -1 निकल जाएगा। NaOCl का देखिए सोडियम का होता है 1 + x, ठीक है, और क्लोरीन का जो है क्लोरीन का कितना होगा, तो यहाँ पे यदि 1 ले तो x का मान कितना निकल जाएगा -2। नेक्स्ट कहता हाइड्रोजन की तुलना ड्यूटेरियम की अभिक्रिया मंद होती है क्योंकि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 2:1 है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन, यानी समस्थानिक प्रभाव। तो देखिए, हाइड्रोजन की तुलना में ड्यूटेरियम की अभिक्रियाएं मंद होती हैं क्योंकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के द्रव्यमानों की अनुपात 12, ठीक है, 2:1 हैं। यह प्रभाव समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। किसी तत्व के समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात बड़ा होने के कारण जो समस्थानिकों की अभिक्रियाओं की दर में अंतर होना समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम यानी 1H3। देखिए, नेक्स्ट कहता है कि 88 Ra226 से एक जो है अल्फा कण से उत्सर्जन से बनने वाले तत्व का आवर्त सारणी में समूह होगा। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी शून्य समूह। तो देखिए, 88 Ra226 से अल्फा कण के उत्सर्जन से बनने वाले तत्व का आवर्त सारणी में जो शून्य समूह होगा। एक अल्फा कण के उत्सर्जन में से परमाणु संख्या में 2 अंक तथा परमाणु बाहर में 4 अंक की कमी आएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, यानी 88 Ra226 ये अल्फा कण से गुजारेंगे तो ये होगा 88 Rn222। रेडॉन जो है Rn एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट कहता है कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र ई ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र भीतर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। किसी पिंड का द्रव्यमान के निकाय का वह बिंदु जहाँ उन पिंड या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र के गुण है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान की स्थिति का औसत भार का मान 0 होता है। जब किसी पिंड या पिंडों के समूह के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पिंड में उपस्थित द्रव्यमान के आघूर्ण का योग 0 होता है। जब किसी पिंड पर इस प्रकार बल आरोपित किया जाए कि बल की क्रिया रेखा पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरे तो इस बल के कारण मात्र स्थानांतरण
गति, स्थानांतरीय गति जो है उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह बल पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिएगा, तो M1 M2 द्रव्यमान की दो कार्यक्रम R1 R2 क्रियाओं त्रिज्याओं के वृत्त में चक्कर लगा रही है। उनकी चालें ऐसी हैं कि वे समान समय में एक पूरा चक्कर लगा लेती हैं। दोनों कार की कोणीय चालों का अंतर, तो ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चूंकि R1 त्रिज्या R1 के संकेतीय वृत्तों में कोणीय वेग, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 बराबर होगा थीटा T/T1, यानी 2π/T। इसी प्रकार त्रिज्या R2 के संकेतीय वृत्तों में कोणीय वेग ओमेगा 2 बराबर होगा थीटा 2/T2, यानी 2π/T। ठीक है, ओमेगा 1/ओमेगा 2, यह हो जाएगा 1:1। कहता है कि एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी, 117 का बी। तो देखिए, एक गतिमान ध्वनि श्रोता के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम सुनाई देगी। तो जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, तो तरंग के आवृत्ति में जो बदलाव होता है उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। श्रोता द्वारा सुनाई दी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति जब श्रोता स्थिर हो और जो श्रोता गति में हो तो एफ डैश बराबर होता है V/V + VS। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर 226 R88 एक जो है अल्फा कण उत्सर्जित करके तत्व X में बदल जाता है। आवर्त सारणी में RA का स्थान द्वितीय वर्ग और 7वें आवर्त में है। तत्व X का आवर्त सारणी में स्थान होगा, तो ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, 0 वर्ग और 6वां आवर्त। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है। छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त जिसमें कुल 32 तत्व है। रेडियम सबसे प्रभावशाली रेडियो सक्रिय तत्व है, जिसका निष्कर्षण जो है मैडम क्यूरी ने पिच प्लांट से किया था। नेक्स्ट, फिर देखिए IUPAC पद्धति में यौगिक, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा 2, 3, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 3, 4 टेट्रामेथिल हेक्सेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेट्रामेथिल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अभिक्रिया CH3 यहाँ पे जो है गामा उत्पाद है, तो ये हो जाएगा आपको CH3 ये हो जाएगा आपको CH3CO। ठीक है, तो यह उत्पाद जो है डाइमिथाइल कीटोन है। ठीक है, कीटोन का जो अभिक्रियाशील समूह होता है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे बहुलीकरण में, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड्स के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़ते हैं? ए ऑप्शन, ग्लाइकोसिडिक। तो बहुलीकरण में मोनोसेकेराइड के अणु जो है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़ते हैं। पेप्टाइड बंध एक एमिनो अम्ल के अल्फा कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे के अल्फा एमिनो समूह के बीच एंजाइम एमाइड बंध है। ऑक्सीजन और कार्बन परमाणु के बीच जो बंध बनता है उसे एस्टर बंधन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स के बीच एक जो है फॉस्फोटाइस्टर बंधन होता है जो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे शुगर फॉस्फेट जो है बैकबोन बनता है। फिर है कि फॉस्फाडीएस्टर बंधन का निर्माण पानी के अणु को जो हटाने में होता है। नेक्स्ट है कि उच्च
न्यूक्लियोटाइड अणुओं में सी ऑप्शन। फास्फेट समूह में से एक या दो अतिरिक्त फास्फेट समूह जो एनहाइड्रेट बंधों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। तो उच्च न्यूक्लियोटाइड अणुओं में फास्फेट समूह से एक या दो अतिरिक्त फास्फेट समूह जो है एनहाइड्रेट बंधों द्वारा एक क्रमवार जुड़े होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 इकाइयाँ होती हैं जो सहसंयोजक रूप से जुड़ती हैं। फिर है कि नाइट्रोजन आधार जो प्यूरी और पायरीमिडीन होता है। पेंटोज जो है ये शुगर, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है। फास्फेट जो है ये मोनोफास्फेट, डाइफास्फेट और डाइफास्फेट, ट्राइफास्फेट है। फिर कहता है कि न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर है। न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। नेक्स्ट है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु थी? तो सी ऑप्शन यानी लेमार्क का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति लेमार्क के सिद्धांत का जो है मुख्य बिंदु है। जैव विकास की परिकल्पना पर जो पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जो जीन वेरिस्ट्रे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो सन 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। यह जो है 4 मूल धारणाओं पर आधारित था तथा विकास के दौरान जीवों और उनके अंगों के आमाप में वृद्धि होती है। यदि किसी जीव में किसी नए अंग के बनने से उनकी उत्तरजीविता बढ़ सकती हैं, जो उस जीव में उस अंग की उत्पत्ति होती है। अंगों का जो अनुप्रयोग होता है। फिर अंगों के उपयोग अनुप्रयोग के कारण उत्पन्न परिवर्तन वंशागत होते हैं और ये समय के साथ परिमाण में बदल जाते हैं। यह अवधारणा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहलाती है। नेक्स्ट है कि अस्थायी पदार्थों का रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करने का कारण है ए ऑप्शन यानी निम्न पीएन अनुपात। ठीक है, तो अस्थायी पदार्थों का रेडियो एक्टिविटी प्रदर्शित करने का कारण है निम्न पीएन अनुपात। अस्थायी नाभिकों के लिए एनपी अनुपात उच्च होता है। भारी अस्थायी परमाणु के नाभिक जो है N/P ग्रेटर देन ये 1 से 1.5 से स्वतः जो अभिकिरणों के उत्सर्जन की जो घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। रचना नाभिक के लिए N/P 1 होता है। 1896 में हेनरी बैकरल ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की। रेडियो सक्रियता पर पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर है कि यूरेनियम 235 के विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा का मान 200 MeV या 0.8 MeV जो है प्रति न्यूक्लियन होता है। फिर कि 92U235 के विखंडन से औसतन 2.5 न्यूटन प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि डी ऑप्शन। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है विकल्प में सभी तथ्य सत्य है। प्रकाश संश्लेषण भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में और CO2 जल के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। जैसे CO2 + H2O2 यह बनेगा C6H12O6 + O2। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य तथा अन्य जीव जो है जंतुओं का पोषण होता है। फिर है कि बैक्टीरियोफेज होता है ए ऑप्शन एक जीवाणु का परजीवी वायरस। तो बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु का परजीवी वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया कोशिका को संक्रमित करता है और उसके अंदर प्रजनन करता है। वे अपने आकार और आनुवंशिक सामग्री में बहुत जो भिन्न होते हैं।
बैक्टीरियोफेज में डीएनए या आरएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफेज दो प्रमुख प्रकार के जो जीवन चक्र प्रदर्शित करता है, जैसे लिटिक चक्र या विषाणु चक्र। उसके बाद है लाइसोजेनिक चक्र या शीतोष्ण चक्र। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजनेटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और जो है किसका स्रावन करती हैं? बी ऑप्शन। तो जठर ग्रंथियों में HCl के स्रावन हेतु। तो देखिए ऑक्सीजनेटिक कोशिकाएं जठर रस में HCl के जो स्रावन करती हैं। सरटोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं के अवलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती हैं। कुफेर कोशिकाएं यकृत के तारकीय आकार के विशेष जो है मैक्रोफेज हैं। कुफेर जो कोशिकाएं तीव्रता के पक्षकानुक होते हैं, जो यकृत, साइनस, रक्त में जीवाणु, रक्त कोशिकाओं के टूटे फूटे भागों में और बाहरी कणों का भक्षण करते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय में मौजूद होता है। लैंगरहैंस की दीपिका के प्रकार और स्रावित हार्मोन निम्न है, जैसे बीटा कोशिका इंसुलिन, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन और डेल्टा कोशिका जो है ये सोमेटोस्टेटिन है। यदि केरल के समुद्र तट से किसी व्यक्ति को एवरेस्ट पर्वत पर ले जाए तो उसकी, सी ऑप्शन। तो देखिए यदि केरल के समुद्र तट से किसी व्यक्ति को एवरेस्ट पर्वत पर ले जाए तो उसकी श्वास दर और हृदय स्पंदन दर दोनों बढ़ेगी। श्वसन को फेफड़ा में जो है रिसेप्टर्स द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जो मस्तिष्क तक संवेदी इनपुट पहुंचाते हैं। कहता है कि गैर चिकित्सीय कारण जो सांस लेने की दर बढ़ा सकते हैं उनमें शामिल हैं खराब वायु गुणवत्ता, अधिक ऊंचाई और कैफीन युक्त पेय पदार्थ तथा जैसे कॉफ़ी, चाय या सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 का था DNA फिंगरप्रिंट से क्या अभिप्राय है? 129 का ए, DNA के नमूनों के प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण। तो देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का अभिप्राय है कि DNA के नमूनों के प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण करना। डॉक्टर एलेक जफेरी ने 1984 में DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किया। इन तकनीक का विकास इस आशा से किया था कि वह वंशागत रोगों के लिए चिन्हक प्रदान करेगा। ठीक है, DNA के नमूनों के प्रोफाइल के विश्लेषण को DNA प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट कहता कि निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े में एक हार्मोन तथा उसके अभाव के कारण होने वाले रोग को जो सही मिलाया गया। 130 का ए, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंडोत्सर्ग का न हो पाना। तो देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। यह अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। सही सम्मिलित है। फिर पैराथायराइड हार्मोन की कमी से टीटेनी तथा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। फिर कि थायरॉक्सिन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि अनानास का फल है सी ऑप्शन सेरोसिस। तो अनानास सेरोसिस फल है। सेरोसिस संग्रथित फलों का एक जो प्रकार है। सेरोसिस एक मांसल फल है जो पुष्पों के समूह से उगता है। सेरोसिस प्रकार के फल जो है कैटकिन, स्पाइक और स्पेडिक्स प्रकार के जो पुष्प क्रम से विकसित होते हैं। सेरोसिस फल के उदाहरण हैं आपको कटहल, अनानास, शहतूत आदि। फिर साइकोसिस जो है फल हाइपेनेथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। कहता कौन से तत्व जो है सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है कोई भी विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्व का नहीं है। देखिए Mn, MO, Zn तथा Cu तत्व सूक्ष्म पोषक जो है कहलाते हैं। ठीक है, Mn, MO, Zn और Cu।
पौधे अपनी आवश्यकता के लिए पोषक तत्व मृदा, वायुमंडल, उर्वरक एवं खाद्य से प्राप्त करते हैं। पौधे के संपूर्ण विकास हेतु 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व NPK है। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व NPK है। द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, ठीक है, तो CaMgS है। और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं Fe, Cu, Zn, Mn, Br, Mo, Cl, Ni। वायरसों के लिए कौन सी बात गलत है? ए ऑप्शन, तो ये गर्म वातावरण में शक्कर के पतले घोल में वृद्धि कर सकते हैं। वायरसों के लिए गलत है। फिर है कि वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। वायरस केवल सजीव कोशिकाओं में गुणन कर सकते हैं, इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं। वायरस को क्रिस्टल के रूप में संचित किया जा सकता है। वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल या तो DNA या RNA होता है, लेकिन दोनों कभी नहीं। फिर है कि वायरस का न्यूक्लिक अम्ल मेजबान कोशिका को वायरस के विभिन्न भाग बनाने और फिर इन भागों को पूर्ण संक्रामक कणों में इकट्ठा करने का जो है निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अमीबा की खाद्य रिक्तिकाओं में होने वाली पाचन क्रिया स्तनियों की आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया से किस प्रकार समान है? तो ए ऑप्शन, तो इसमें पहले अम्लीय फिर क्षारीय प्रावस्थाएं होती हैं। तो अमीबा की खाद्य रिक्तिकाओं में होने वाली पाचन क्रिया स्तनियों की आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया से इस प्रकार समान है कि इसमें पहले अम्लीय फिर क्षारीय प्रावस्थाएं होती हैं। अमीबा में पोषण जो फाइगोसाइटोसिस मापक एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जहां पूरा जीव उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। अमीबा में पोषण की विधि को होलोजोइक पोषण के रूप में जाना जाता है। अमीबा में होलोजोइक पोषण निम्न चरणों में होता है, जैसे देखिए इंगिशन, डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एवं इगेशन। नेक्स्ट, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? सी ऑप्शन, कैल्शियम फास्फेट। तो हड्डी में कैल्शियम फास्फेट लवण सबसे अधिक होता है। हड्डियों में कैल्शियम लवण कोलेजन तंतुओं से भरपूर एक कठोर और ठोस पदार्थ होता है जो हड्डी को इसकी ताकत देता है। फिर है कि फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक का एक प्रमुख जो सक्रिय कोशिका होती है। माइक्रोफेज प्रतिरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो एक संक्रमण या क्षतिग्रस्त था मृत कोशिकाओं को निक्षेपित करने के जो है विरोध में बनते हैं। उपस्थिति में हड्डी के विपरीत कोई रक्त वाहिका या तंत्रिका नहीं होती। पुरुष और महिला के शरीर में हड्डियों का द्रव्यमान, घनत्व, संरचना और लंबाई अलग अलग होती हैं। पुरुषों में जो है पेल्विक हड्डियों संकरी होती हैं और गुहा हृदय के आकार की होती हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन विक्षेपण का कारण है? ए ऑप्शन, अपवर्तन जो है विक्षेपण का कारण बनता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी पदार्थ से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्घ्य विभिन्न कणों पर अपवर्तित होती हैं तो विक्षेपण होता है, जिससे प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। जब प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके रंगों के घटक पर्दे पर अलग अलग पट्टियों में विभाजित होने को ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य उसके अपवर्तन की डिग्री निर्धारित करती है। सफ़ेद प्रकाश विभिन्न तरंगदैर्घ्य से बना होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम। एक जो अनुचुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है? सी ऑप्शन, क्रांतिक तापमान से नीचे। एक अनुचुंबकीय पदार्थ क्रांतिक तापमान से जो है नीचे प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। जब किसी लौहचुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो एक ऐसा ताप आता है जब उसका लौह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व में बदल जाता है। इन ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। लौह और निकेल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस तथा 558 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यूरी का नियम जो अनुचुंबकीय पदार्थ की
चुंबकन तीव्रता चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता हाइड्रोजन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा तापमाप T के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी I समानुपाती H/T, यानी I बराबर CH/T। 138 नंबर देखिए, कहता है कि जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद अणु उच्च जो आयाम के साथ कंपन करते हैं और ऊष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचारित करते हैं। प्रक्रिया क्या है? बी ऑप्शन, चालन। जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद अणु उच्च आयन के साथ जो कंपन करते हैं और ऊष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचारित करता है। प्रक्रिया चालन कहलाता है। कण अपने स्थान छोड़े बिना दूसरे कण को ऊष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, वह चालन कहलाता है। चालन के लिए माध्यम आवश्यक है। ठीक है, उच्च ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें द्रव कणों की गति द्वारा स्थानांतरित होती है, संवहन कहलाती है। ऊष्मा संचालन की वह विधि जिसमें ऊष्मा संचारण माध्यम के माप को परिवर्तित किए बगैर होता है, विकिरण कहलाता है। कहता है किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाले किसी पिंड की कुल परिवर्तन पूरी तरह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है। जब, तो ए ऑप्शन, जब यह धीरे धीरे चलता है। तो देखिए, किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाले किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह से संभावित ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है जब यह धीरे धीरे चलता है। फिर है कि ऊर्जा में कुल परिवर्तन स्थितिज और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जब पिंड धीरे धीरे चल रहा है तो इसका तात्पर्य है कि पिंड इतने कम वेग से चल रहा है कि गतिज ऊर्जा की अभिव्यक्ति में वेग जो है नगण्य हो जाता है। वस्तु के ऊपर गति करने की प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का मान ऊपर गति करने की प्रक्रिया में घटता जाता है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाता है। तो कुल जो है यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा mgh। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। सी ऑप्शन, सभी पारदर्शी माध्यम में। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार सभी पारदर्शी माध्यम में जाती हैं। जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रव्यों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ जो अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश जो है देखने में आता है। इसे ही रमन प्रभाव कहता है। 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकटरमन को इनके इस खोज के लिए दिया गया था। कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ किसके रूप में जाने जाते हैं? सी ऑप्शन, सोडा चूना। तो कास्टिक सोडा और बुझा हुआ चूना एक साथ सोडा चूना के रूप में जाना जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है SO4 × 2H2O। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। भारी जल का होता है D2O। शुष्क बर्फ का होता है CO2। मीथेन मार्स गैस का होता है CH4। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन नहीं देता है। ठीक है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन नहीं देता है। जैसे NaHCO3 इसको गर्म करेंगे तो ये हो देगा आपको Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है केक बनाने में आटा गूंथते हुए किण्वित करने के लिए किया जाता है, बालू को धोने के लिए। कहता कौन सा एक कमजोर चुंबक है? बी ऑप्शन। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबक को कमजोर चुंबक कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ठीक है, उनका शुद्ध चुंबकीय मोमेंट शून्य है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में विकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकीयशीलता जो μ <1 होता है।
कॉपर जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ। फिर है कि किस प्रक्रिया द्वारा एलपीजी में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं? तो सीधे आसवन। तो देखिए सीधे आसवन प्रक्रिया द्वारा एलपीजी में केवल संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। एलपीजी प्राकृतिक गैस और तेल निष्कर्षण और कच्चे तेल शोधन का एक उत्पाद है। थर्मल जो है क्रैकिंग उच्च तापमान और उच्च दबाव पर बड़े यौगिक के छोटे यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया है। थर्मल क्रैकिंग का अंतिम उत्पाद हाइड्रोकार्बन अणु होते हैं। नेक्स्ट है कि किसको छोड़कर अन्य धातुएं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद है? तो ए ऑप्शन सोना। तो देखिए सोना को छोड़कर अन्य धातुएं अपने जो है खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद है। केवल दो धातुएं सोना और मुख्य रूप से अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। फिर कहता है कि सोना और प्लेटिनम मूल धातुएं प्राथमिक रूप से मुक्त रूप में पाई जाती हैं। फिर कहता है कि चांदी जो है ये डेंड्राइटिक कोटिंग के रूप में पाई जाती हैं और यह अन्य धातुओं की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होती है। धातु पदार्थ का एक वर्ग है जिसमें उच्च विद्युत तापीय चालकता होती है। धातुएं आमतौर पर प्रकृति में लचीली होने के साथ साथ प्रतिक्रियाशील भी होती हैं। फिर है कि कोशिकीय श्वसन से क्या तात्पर्य है? सी ऑप्शन, यानी ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विखंडन। कोशिकीय श्वसन का तात्पर्य ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थ का विखंडन होता है। सेल्यूलर श्वसन ऊर्जा जारी करने के लिए कोशिका के भीतर खाद्य पदार्थों के टूटने और जो है एटीपी के संश्लेषण के लिए ऊर्जा को उत्पन्न करने का तंत्र है। उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जो है जिनके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। श्वसन के प्रकार वायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O में विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोसिस और कोशिका द्रव्य में पायरुवेट। फिर क्रेब्स चक्र O2 में CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा अवायवीय। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को जो अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ जो पादपों तथा जीवाणुओं में इथेनॉल का उत्पादन होता है, जबकि जीवधारियों के पेशियों में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। 147 तथा पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका किसके अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन, कृत्रिम वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि पौधों को झाड़ियों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के रूप में वर्गीकृत करने की विधि कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। वर्गीकरण की इस पद्धति में पौधों की रूपात्मक विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार माना जाता है। अरस्तु ने पौधों को सरल रूपात्मक लक्षणों के आधार पर जड़ी बूटी, झाड़ी और पेड़ों में वर्गीकृत किया था। फिर है कि वेथम और हुकर वर्गीकरण प्रणाली फूल वाले पौधों के वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक प्रणाली थी। उन्होंने पौधों को क्रिप्टोगैस और फेनरोगेम्स में वर्गीकृत किया। वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक प्रणाली जो है विकासवाद, अनुक्रम और आनुवंशिक संबंध पर आधारित है। पादप वर्गीकरण का महत्व आनुवंशिक घटकों का व्यवस्थित विज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। यह पौधे की प्रजातियों की विभिन्न रूपात्मक और शारीरिक जो है संरचनाओं का विस्तृत जो है विवरण देता है। कृषि, चिकित्सा और वानिकी में वर्गीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इससे किसी स्थान पर मौजूद जैव विविधता को समझने में मदद मिलता है। कहते हैं कौन सा जो स्टेरॉयड हार्मोन है? बी ऑप्शन, यानी ग्लूकार्टोइकोड्स। तो देखिए ग्लूकार्टोइकोड्स जो है स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन वसा में घुलनशील और कोशिका झिल्ली से गुजरने में सक्षम होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन के उदाहरण हैं टेस्टोस्टेरोन,
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि। पेप्टाइड हार्मोन अमीनो अम्लों से बने होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन कोशिका झिल्ली से गुजरने में असमर्थ होते हैं। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन है। कहता कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? बी पोन्स। पोन्स अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। पोन्स जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का 3 भाग है, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 सेरिब्रम और डाई एंसीफेलोन, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में जो है आता है कारपोक्वा डी जामनिया, ठीक है। उसके बाद सेरिब्रम पेंडिकल। उसके बाद पश्च मस्तिष्क को 2 भाग, सेरिबेलम और पोन्स, ठीक है। उसके बाद दाई एंसीफेलोन को 2 भागों में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट कहता पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन यानी फाइटोनिष्कर्षण। तो पौधों का उपयोग करके धातुओं को हटाने के लिए फाइटोनिष्कर्षण का उपयोग किया जाता है। फाइटो एक्सट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मिट्टी या पानी से हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए पौधों का उपयोग करती है। यह प्रक्रिया फाइटो रेमिडिएशन की एक उप प्रक्रिया है। फाइटो एक्सट्रैक्शन एक लागत प्रभावी पौधा आधारित तकनीक है। पौधे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक भारी धातुओं को जमा कर सकते हैं। मिट्टी को प्रदूषित करने वाले भारी धातुओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, पारा, सीसा, आर्सेनिक, निकल। उसके बाद है फाइटो रेमिडिएशन प्रदूषकों को हटाने के लिए हरे पौधे का उपयोग, जैसे पौधा और धातु जैसे एलिशस लेम्बियाकम, ये जो है तांबा है। फिर है आर्बिडियोफिसिस थालियाना, ये जो क्रोमियम है। और वैशिका जंसिया, ये सिलेनियम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर